एक समय था जब वन प्लस इतनी लोकप्रिय कंपनी बन गई थी कि उसके फोन के लिए लोग पहले से बुकिंग करवाते थे। 2018 में इसने एप्पल और सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया था और स्मार्टफोन बाजार में 46% हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया था। लेकिन आज इसके शेयर 20% से भी नीचे चले गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वन प्लस की शुरुआत 2013 में कंपनी की शुरुआत कार्ल पेई और पीट लाउ ने मिलकर की थी। शुरुआत में वन प्लस ने सिर्फ ऑनलाइन फोन बेचना शुरू किया क्योंकि उनके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं थी। 2014 में वन प्लस ने अपना पहला स्मार्टफोन वन प्लस वन लॉन्च किया। शुरुआत में सिर्फ 1000 यूनिट्स बनाई गईं क्योंकि कंपनी को डर था कि फोन नहीं बिके तो क्या होगा। लेकिन यह फोन लोगों को इतना पसंद आया कि 10 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक गईं। इसने वन प्लस को तेजी से सफलता दिलाई। वन प्लस की बड़ी गलतियां। 8 वन प्लस 2 का फेल होना। इसमें स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर था जो पहले से ही हीटिंग इश्यू से जूझ रहा था। कंपनी ने सोचा कि सॉफ्टवेयर अपडेट से समस्या हल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस फोन में हीटिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर की दिक्कतें और बैटरी इश्यू आने लगे, जिससे यह पूरी तरह फेल हो गया। 2 वन प्लस एक्स सस्ता फोन लेकिन फ्लॉप। वन प्लस ने बजट सेगमेंट में एंट्री करने के लिए वन प्लस एक्स लॉन्च किया, लेकिन कम कीमत के कारण इसकी क्वालिटी खराब कर दी गई थी। वन प्लस की पहचान प्रीमियम क्वालिटी के लिए थी, इसलिए यह फोन लोगों को पसंद नहीं आया। वन प्लस की फिर से वापसी। वन प्लस ने वन प्लस 3 लॉन्च किया, जिसमें बेहतर क्वालिटी, फास्ट चार्जिंग और ऑक्सीजन ओएस दिया गया। यह फोन 28,000 रुपए की कीमत पर आया और लोगों को बहुत पसंद आया। 2017 में वन प्लस प्रीमियम सेगमेंट में एप्पल और सैमसंग के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गया। वन प्लस क्यों गिरा? एक कोरोना के बाद गलत रणनीति। 2020 में कोरोना महामारी के बाद लोगों की खरीदने की क्षमता घट गई। वन प्लस ने फिर से सस्ते फोन बनाने की कोशिश की, लेकिन इससे उसकी क्वालिटी खराब हो गई। ग्राहकों ने बुरे फीडबैक देने शुरू कर दिए। 2 ओप्पो के साथ मर्ज होने के बाद गिरावट। वन प्लस के सीईओ ने कंपनी को ओप्पो के साथ मर्ज कर दिया ताकि सैमसंग को टक्कर दे सकें, लेकिन इससे वन प्लस की अलग पहचान खत्म हो गई। ओप्पो बजट फोन के लिए जाना जाता था, जबकि वन प्लस प्रीमियम ब्रांड था। अब वन प्लस के फोन ओप्पो जैसे ही लगने लगे, जिससे ग्राहकों की रुचि कम हो गई। 3 फीचर्स और डिजाइन की कमी। वन प्लस के फोन में पहले यूनिक डिजाइन और इनोवेटिव फीचर्स होते थे, लेकिन अब इसके फोन दूसरे ब्रांड्स जैसे ही लगने लगे, जिससे ग्राहकों ने इसे छोड़ना शुरू कर दिया। प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में पहले 2 प्रमुख कंपनियां थीं। एक तो एप्पल, जिसने बहुत आगे निकलकर मजबूत ब्रांड इमेज बनाई, और दूसरी एक नई कंपनी जिसने लगातार नए इनोवेशन करके अपना स्थान बनाया। लेकिन लगभग 10 साल पहले शुरू हुई इस कंपनी ने सफलता की ऊंचाई छूने के बाद धीरे धीरे अपने ग्राहकों का भरोसा खोना शुरू कर दिया। इसके संस्थापक को कंपनी छोड़नी पड़ी और 3 महीने के काम के बाद उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी। ध्यान दिया गया कि अगर किसी फोन का डिजाइन अच्छा होता है तो अक्सर उसमें फीचर्स की कमी रह जाती है, और अगर फीचर्स अच्छे होते हैं तो डिजाइन उतना आकर्षक नहीं होता। अगर कोई फोन इन दोनों में थोड़ा बहुत सुधार कर लेता तो उसकी कीमत इतनी बढ़ जाती कि हर कोई खरीद नहीं सकता। इसी बाजार के अंतर को समझते हुए कार्ल पाई ने सोचा कि क्यों न ऐसा स्मार्टफोन बनाया जाए जो डिजाइन और फीचर्स दोनों में बेहतरीन हो, साथ ही उसकी कीमत मिड रेंज में रखी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बजट में एक प्रीमियम फोन का उपयोग कर सकें। उन्होंने यह भी महसूस किया कि ओप्पो के खराब सॉफ्टवेयर और सुरक्षा समस्याओं से उपयोगकर्ताओं को काफी परेशानी हो रही थी, जबकि ऑनलाइन कम खर्च में तेजी से बड़ी यूजर बेस बनाई जा सकती थी। इसके बाद दिसंबर 2013 में संस्थापकों ने अपना शानदार स्लोगन नेवर सेटल्ड का ऐलान किया और एक ऑनलाइन समुदाय बनाया, जिससे लोगों को यह भरोसा हुआ कि कंपनी क्रांतिकारी प्रोडक्ट बनाने जा रही है। 23 अप्रैल 2014 के दिन यह कहा गया कि कंपनी ने 18,000 से ज्यादा स्मार्टफोन नहीं बेचे जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने शुरुआत में सिर्फ एक निश्चित संख्या में फोन का निर्माण किया था, लेकिन कंपनी का अनुमान गलत सिद्ध हुआ क्योंकि यह फोन टेक प्रेमियों के बीच तुरंत हिट हो गया और 1 साल के अंदर रिकॉर्ड स्तर की बिक्री हो गई। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 18,000 लोगों ने अपने फोन को तोड़कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिससे कंपनी की इमेज पर नकारात्मक असर पड़ा। इसके बाद कंपनी को अपना लक्ष्य स्पष्ट हो गया।
इसी दिशा में काम करते हुए उन्होंने OnePlus Fold जैसे और भी स्मार्टफोन लॉन्च किए जो उस समय लोकप्रिय फोन के साथ मुकाबला कर सकें। लेकिन महामारी के दौरान सेल्स में गिरावट आने पर कंपनी ने महसूस किया कि लोग अब खर्च कम करने लगे हैं। इसलिए प्रीमियम सेगमेंट के साथ साथ एक बजट फोन भी लॉन्च करने का विचार आया ताकि अधिक से अधिक लोग इसे खरीद सकें। इसी रणनीति के तहत 2020 में उन्होंने एक नया फोन भी लॉन्च किया और उसी साल के अंत में OnePlus ने मौलिक बदलाव किए जिन्हें अन्य कंपनियां नजरअंदाज कर रही थीं। कार्ल पाई के कंपनी छोड़ने के बाद OnePlus में इनोवेशन से और दूरी आ गई और कंपनी ने अपना वफादार यूजर बेस खोना शुरू कर दिया। इस बीच इसकी पेरेंट कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसे अपनी सहायक कंपनी Oppo के अंतर्गत ले लिया। इसके बाद दोनों कंपनियों के फोन के फीचर्स काफी हद तक समान हो गए, यहां तक कि डिजाइन में भी समानताएं दिखने लगीं। जब कंपनी ने घोषणा की कि वह अपने फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को Oxygen OS की जगह बदलने जा रही है, तो बाजार में उनका शेयर सीधे 20% तक गिर गया। हालांकि आज कंपनी ने अपनी प्रतिष्ठा और भरोसा काफी हद तक खो दिया है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। यदि यह फिर से अपनी पुरानी रणनीति अपनाती है, जैसे कि कम्युनिटी से जुड़ना, समस्याओं को समझना, नए इनोवेशन करना और अपने सेगमेंट में अपनी पहचान मजबूत करना, तो स्थिति में सुधार हो सकता है। इस बीच इसकी पेरेंट कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसे अपनी सहायक कंपनी Oppo के अंतर्गत ले लिया। इसके बाद दोनों कंपनियों के फोन के फीचर्स काफी हद तक समान हो गए, यहां तक कि डिजाइन में भी समानताएं दिखने लगीं। जब कंपनी ने घोषणा की कि वह अपने फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को Oxygen OS की जगह बदलने जा रही है, तो बाजार में उनका शेयर सीधे 20% तक गिर गया। हालांकि आज कंपनी ने अपनी प्रतिष्ठा और भरोसा काफी हद तक खो दिया है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। यदि यह फिर से अपनी पुरानी रणनीति अपनाती है, जैसे कि कम्युनिटी से जुड़ना, समस्याओं को समझना, नए इनोवेशन करना और अपने सेगमेंट में अपनी पहचान मजबूत करना, तो स्थिति में सुधार हो सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिव्यू ZX साइनिंग ऑफ। बाय बाय।